जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी टीजीटी पीजीटी यानी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड की आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरितम नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? तो ये है ब्रज भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड की आख्यान का काव्य लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित के नाम से पद्यानुवाद किया। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी और बुद्ध चरित तथा बुद्ध चरितम की भूमिका में क्रमशः अवधि तथा ब्रज भाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचना करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन की प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से एवं रखालदास बंदोपाध्याय के शशांक उपन्यास का हिंदी में रोचक अनुवाद किया है। मतलब यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन का जो है प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद में किया है नाम से, और राखालदास बंदोपाध्याय ने शशांक उपन्यास का रोचक अनुवाद किया। शशांक मूल बंगला में दुखांत है, पर उन्होंने उसे सुखांत बना दिया है। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगार कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? तो ये हैं सेनापति। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगार कवि ने नहीं किया है। इनकी ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन सेनापति के लिए है। सन 1875 के बाद की कविता में कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो क्या दिया गया? समकालीन कविता। 1975 के बाद कविता को समकालीन कविता का नाम दिया गया। अरुण कमल ने लिखा है, समकालीन कविता से यहाँ आशय कवियों की उस पीढ़ी की कविता से है जिसने अपनी आँखों से निराला को नहीं देखा, जिसने निराला को केवल पढ़कर देखा जाना, जिसने उन लोगों को देखा जिन्होंने निराला को देखा। मोटा मोटी यह वह पीढ़ी है जो सन 70 के बाद हिंदी कविता में आई और जिसकी स्वतंत्र पहचान सन 80 के आसपास या उसके बाद स्थिर हुई। प्रेमचंद्र की मृत्यु हुई थी, तो कब हुई थी? 1936, शायद 1936 है। पीडीएफ थोड़ा धुंधला है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, का जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनका निधन अक्टूबर 1936 को हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से अपनी रचनाओं को उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद नाम जमाना पत्र के संपादक मुंशी दया नारायण निगम द्वारा दिया गया। प्रेमचंद उपनाम इन्हें प्रथम 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन के बाद मिला। गोदान इनकी समस्त रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र का नाम सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है तो उनका नाम है मुंशी दया नारायण। कवि धूमिल का पूरा नाम है तो कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1936 को खेवली यानी वाराणसी में हुआ था। इनका निधन 10 फरवरी 1975 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 है। इनमें कौन सा भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे तो वे हैं विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से भी रचनाएं करते थे। जब भी वे भ्रमरानंद नाम से लिखते थे तो इनके लेखन और भाषा में एक प्रकार का व्यंग आ जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है जो बेहद संस्कृत निष्ठ है। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है तो वे हैं अमरकांत। बाकी सब क्या हैं, उत्तराखंड से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथाकारों में अमरकांत का संबंध उत्तराखंड से नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से, जबकि शेष का संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के कवि एवं रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, शैलेश मटियाना, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, तारा पांडे, गौरा पंत शिवानी, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचना में नहीं होना चाहिए तो ईर्ष्या की भावना। डी विकल्प सही है। आगे है समालोचन के आवश्यक गुण इस प्रकार हैं। अंतर्दृष्टि यानी पैठ, सहानुभूति, बहुज्ञता, औचित्य, धैर्य, निष्पक्षता, प्रभावोत्पाद अभिव्यक्ति। ईर्ष्या की भावना समकालीन में नहीं होनी चाहिए। बीथी क्या है तो बीथी रूपक है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने रूपक के 10 प्रकार बताए हैं। नाटक, प्रकरण, भाषण है, व्यायोग, सम विकार, जिम, इहा मृग, अंक, बीथी,
प्रहसना, इनमें नाटक सर्वाधिक प्रचलित है। आगे है निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उन्हें छांटना है। तो यहाँ आपका सीधा हम चलते हैं, अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। ये क्या है? अनुचित नहीं है, उचित नहीं है। ये उचित नहीं है क्योंकि जब एक ही भाषा का अज्ञाता होगा तो अनुवाद कैसे कर सकता है। बाकी सब उचित हैं। जैसे भाषा में प्रकट किए गए भाव विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे श्रोता भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन से पर्याय है, अर्थात ये उचित नहीं है, बाकी सब तीनों उचित हैं। अनुवादक के लिए कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिससे एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सके। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो गर्म समाचार में। अनपेक्षित और कामुकतादर्शी समाचारों को गर्म समाचार या हार्ड न्यूज़ में रखा जाता है। रेडियो की कास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? तो ये आपका ये होगा, रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि प्रभाव होता है, जबकि टीवी में सार प्रभाव पर्दे पर दिखाई देता है। यही अंतर होता है। रेडियो में सार संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों से में होता है, जबकि टीवी में सार प्रभाव पर्दे पर दिखाई देता है। यह रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी की कमर्शियल में अंतर है। भारत में सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। आगे है, रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो रिपोर्टर बनने के लिए सहज बुद्धि और भाषा का अधिकार। रिपोर्टर या संवाददाता बनने के लिए सहज बुद्धि और भाषा का अधिकार होना आवश्यक है, जिससे वह तत्कालीन घटनाओं को पूर्णतः सत्यता एवं समझदारी के साथ एकत्र कर सके। डेस्क के लिए समाचार पत्रों की आपूर्ति कौन करता है? तो वो होता है रिपोर्टर। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति रिपोर्टर यानी संवाददाता करता है। समाचार पत्र का तत्व क्या है? तो समाचार पत्र का तत्व है, डी विकल्प होगा, सत्यता व नवीनता। सत्यता और नवीनता समाचार का प्रमुख तत्व है, जो पाठक के ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ये है आपका, अक्षरों और संवादों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर
यानी ब्रैकेट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचार पत्रों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो बनाता है संवाददाता। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य संवाददाता बनाता है क्योंकि वह पाठकों की रुचि को ध्यान में रखता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? समाचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। विदेश के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये तो लगभग दोनों हो सकते हैं। जा सकता है जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी, केवल भाषा भारतीय है। विदेशों में भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहाँ की भाषा में प्रसारित किया जा सकता है। सही है। समाचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये क्या है? सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। समाचार पत्रों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। अन्य विकल्प के कथन सही हैं, अर्थात उसमें समाचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो समाचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन है सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? तो इसमें सी आपका होगा, जिस देखने के साथ साथ जिसे सुना जा सके, जैसे चलचित्र है, वह क्या है? दृश्य श्रव्य काव्य है, देखा सुना जा सके। दृश्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय है जो देखने के साथ साथ सुन भी सके, यानी जैसे चलचित्र है, इसके अंतर्गत टेलीविज़न और फिल्म आते हैं। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो दूरदर्शन जो है श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है। बाकी सब कैसेट हो, टेप रिकॉर्डर हो, रेडियो हो, क्या है? श्रव्य संचार हैं। दूरदर्शन श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है। टेप रिकॉर्ड, कैसेट, रेडियो श्रव्य संचार के माध्यम है। अगला प्रश्न है, गद्य की वह विधा जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आलेख। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है, लेकिन इसे निबंध नहीं कहा जा सकता। आप किस कथन को असंगत मानते हैं? तो असंगत मानना है, चुनना है जो असंगत हो। दिया है आपका, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है, ये सही है। अनुवाद के माध्यम से संचार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है, ये भी बात सही है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और वाद का अर्थ है उससे पुनः वाद में लिख देना, ये असत्य है, असंगत है। एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है, ये सही है, यानी ये असंगत है, सी आपका। अनुवाद का युग से बना है। अनु का अर्थ होता है बाद या पुनः, जबकि वाद का अर्थ होता है कथन।
इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है? तो क्या होता है? चित्र नहीं होता है। रेडियो विज्ञापन में वाचन, संदेश तथा संगीत शामिल होता है। इनमें चित्र का कोई स्थान नहीं है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह बालकों द्वारा ही लिखा जाता है, ये सही नहीं है। वह मनोरंजक और रोचक होता है, ये भी सही है। वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, ये भी सही है। और उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित करना है। तो इसमें रेडियो नहीं है, शब्द संचार नहीं है, ये केवल श्रव्य है। संचार वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। इनमें समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका शामिल हैं, जबकि रेडियो श्रव्य संचार का माध्यम है। आगे दिया है कि संचार के दो प्रमुख रूप मुद्रित माध्यम और तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटना है। तो इसमें डी जो है सत्य नहीं है। दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे, ये तो गलत है। विनाश नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए हैं, ये भी सही है। मुद्रित माध्यम 500 ईसा पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं शताब्दी में, ये भी सही है। दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई है। ये तीनों ऊपर के सही हैं। ए, बी, सी, डी असंगत है, यानी सत्य नहीं है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वृंदावन के उस सुखमय जीवन की हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है। गोपियाँ कृष्ण के दिन दिन खिलते हुए सौंदर्य और मनोहर चेष्टाओं को देख मुग्ध होती चली जाती हैं और कृष्ण कौमार्य अवस्था की स्वाभाविक चपलतावश उनसे छेड़छाड़ आरंभ करते हैं। हास परिहास और छेड़छाड़ के साथ साथ प्रेम व्यापार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूर ने दिखाया है। किसी की रूप चर्चा सुन या अकस्मात किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का आरंभ नहीं हुआ है। नित्य अपने बीच चलते फिरते हंसते बोलते वन में गाय चराते देखते देखते गोपियाँ कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में इस प्रकार इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं। सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिसकी अनेक प्रकार की प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। अतः स्पष्ट है कि पंडित शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। किसकी कविता स्वाधीन भारत का इस्पात दस्तावेज है? तो वो है मुक्ति बोध की, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। क्रांतिकारी कवियों में निराला के बाद स्थान प्राप्त गजानन माधव मुक्ति बोध की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पात दस्तावेज कहलाती हैं। ये प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि थे। इनकी प्रथम कहानी खलील काका की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे प्रश्न नंबर 83 से हम लेकर के उपस्थित होंगे। कविता करके तुलसी न लगे कविता लसी, पा तुलसी की कला। यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? तो अगले वीडियो में हम इसके आगे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।